जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गुमान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ज्योति आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बिना मतलब के अपने पति रमेश और सास कांता जी से लड़ती झगड़ती रहती। उसकी वजह से घर का माहौल हमेशा युद्ध के मैदान जैसा ही बना रहता था। छोटी सी छोटी बात को बड़ा कैसे करना है उसे अच्छी तरह से आता था। घर में ज्योति, उसका पति रमेश और उसकी सास कांता जी ही रहती थी। रमेश के पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था। ज्योति और रमेश की लव मैरिज थी। कांता जी को भी कोई ऐतराज नहीं था। बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी थी। ज्योति एक अमीर बाप की बेटी थी। काफी लाड़ प्यार में पली बड़ी ज्योति, जिसे जो भी चीज चाहिए थी पल भर में ही मिल जाती थी। पैसों की कदर तो ज्योति ने कभी की ही नहीं। और कहते हैं ना, जहाँ पैसा भरपूर मिलने लगे, हर मनचाही चीज पलक झपकते ही मिलने लगे, वहाँ रिश्तों की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। ऐसा ही कुछ हाल ज्योति का था। शुरू में तो शादी का नया नया नशा था और वैसे भी वह अपनी जरूरत की चीज भरपूर लेकर आई थी, जो कुछ महीनों तक तो बड़े आराम से चल गया। उसे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, चेहरे पर चेहरा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। एक ना एक दिन तो उसे उतरना ही होता है। ऐसा ही कुछ ज्योति के साथ भी हुआ। धीरे धीरे वह अपना रंग दिखाने लगी। अब वह बात बात पर कांता जी से लड़ने लगी। कांता जी उसे लाख समझाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी ज्योति घर में तनाव भरा माहौल बनाकर ही रखती। धीरे धीरे हालत यह हो गए कि अब वह छोटी से छोटी बात पर भी नाराज होकर मायके जाकर बैठ जाती। फिर पीछे से रमेश उसे मनाकर लेकर आता। एक दिन कांता जी ने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, जिसमें उन्हें 8-10 औरतों को खाना भी खिलाना था। उन्होंने ज्योति को बोला, बहू कल घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, जिसमें कुछ औरतों को खाना भी खिलाना है, इसलिए तुम थोड़ी तैयारी कर लेना। इतना सुनते ही ज्योति उन पर चिल्ला पड़ती है, आपने मुझसे पूछ के घर में पूजा रखी तो रखी, खाने पीने का किसके भरोसे बोलकर आ गई। अब कांता जी बेचारी क्या बोले, वह खुद ही खाने में जुट गई। पीछे से ज्योति मदद करने के नाम पर जानबूझकर सब्जियों में ढेर सारी मिर्च डाल दी, ताकि अगली बार से कोई उसे खाना बनाने के लिए ना बोले। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो सब्जी तीखी होने के चलते किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया। सब लोग कांता जी को बोलने लगे, अरे कांता, तुम्हें पता है ना, हम लोग ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते, फिर भी तुमने अपनी बहू को बताया नहीं। बेचारी कांता जी भी क्या कहती, उन्हें तो सब कुछ पता था, फिर भी बहू का पक्ष लेते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है, गलती से पड़ गया होगा। इंसान है, गलती तो किसी से भी हो जाती है। अगले दिन ज्योति रमेश के साथ घूमने गई। मॉल में उसे एक बैग पसंद आया, जो काफी महंगा था। रमेश ने कहा, ज्योति, मॉल में चीज वैसे भी महंगी ही मिलती है, एक काम करते हैं, हम बाहर चलकर किसी दुकान से ले लेंगे। इतने में ही वह चिढ़ जाती है और रमेश को छोड़ ऑटो पकड़ घर आ चुपचाप सो जाती है। रात के खाने का समय भी हो रहा था। कांता जी ने ज्योति को एक बार भी नहीं कहा और चुपचाप जाकर खाना बनाने लगी। उनके पैरों में तकलीफ रहती थी, वह ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती थी। इसके बावजूद घर में कलेश न हो, वह चुपचाप खाने की तैयारी करने लगती है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, घर का सारा काम खुद ही कर लेती। इतना सब कुछ करने के बाद भी ज्योति कोई ना कोई बात लेकर उठी जाती और मायके चली जाती। इस बार शॉपिंग की बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देती है और सबको खूब खड़ी खोटी सुनाती है। जब बीवी के खर्च नहीं उठा सकते तो इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही थी। इतना कहकर वह अपना बैग उठाती है और मायके चली जाती है। उसे लगा हर बार की तरह इस बार भी रमेश आएगा, उसे मनाएगा और वापस घर लेकर जाएगा। लेकिन 10 दिन बीत गया, रमेश का ना कोई फोन ना मैसेज। इधर मायके में ज्योति की भाभी का व्यवहार भी
ज्योति के प्रति बदलने लगा। अब वह बात बात पर ज्योति को सुनाने लगी थी। ज्योति की माँ कुछ भी नहीं कहती, वह चुपचाप बहू की बातें सुनती रहती है। इतने बड़े घर होने के बावजूद भी ज्योति की भाभी ने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया था और घर का सारा काम ज्योति की माँ से करवाती, जो कि ज्योति देख नहीं पाती और माँ का हाथ बटाती रहती। कुछ समय पहले ही ज्योति के पिता का देहांत हो गया था, जिसके चलते ज्योति की माँ किसी भी चीज पर ना के बराबर ही ध्यान देती थी। तो घर की पूरी बागडोर ज्योति की भाभी के ही हाथ में थी। ज्योति को भी लगने लगा था कि अब उसका मायका पहले जैसा नहीं रह गया। जब पापा थे तब में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। माँ के साथ काम में हाथ बटाते बटाते लगभग घर का सारा काम ही कर डालती थी, फिर भी भाभी का मुंह टेढ़ा ही रहता था। एक दिन छोटी सी बात को लेकर ज्योति की भाभी ने उसकी माँ से कहा, खुद तो दिन भर बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहती है, ऊपर से बेटी को भी बुला लिया है, खर्चे पर खर्चा। यह बातें ज्योति ने भी सुन ली। उसे जैसे एक धक्का सा लगा। अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी भाभी, जो उसे इतना प्यार करती थी, उसके लिए ऐसी भाषा बोल रही है। पापा क्या चले गए, घर का तो पूरा माहौल ही बदल गया। इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी घर के हालात ठीक नहीं है। ऐसी हालत में तो माँ ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी, फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ मैं इस घर की लाडली बेटी थी, जिसे जो चीज भी जब भी चाहिए थी तुरंत आ जाती थी। मेरे एक ही इशारे पर कुछ भी हो सकता था। आज उसी घर में मेरी रोटी की गिनती हो रही है। माँ को और मुझे देखकर घर के सारे नौकरों को भी निकाल दिया गया। मतलब घर की पूरी बागडोर अब भाभी के हाथ में और हमारी जिंदगी नौकरों की तरह हो गई। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी। भाभी के बदलते व्यवहार से ज्योति बहुत ही परेशान रहने लगी। वह अपनी माँ से कहती है, माँ ऐसे कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो मैं अपनी ससुराल में ही थी। मेरी सास घर का सारा काम करती थी और पलटकर एक भी शब्द नहीं बोलती थी। मैं चाहे उन्हें कुछ भी कह दूं, सब लोग मेरी बातों को अनदेखा कर देते थे। और यहाँ तो भाभी बिना बात की ही चिढ़ी रहती है। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी। हाँ तो चली जाओ ना, जब इतना ही सुख था तो बार बार मुंह उठाकर क्यों चली आती हो? पीछे खड़ी होकर ज्योति की सारी बातें सुनती हुई गुस्से से उसकी भाभी ने कहा। भाभी की ऐसी तीखी बातें सुन ज्योति अपने आप को रोक नहीं पाई और माँ को पकड़कर रोने लगी। तब ज्योति की माँ ने ज्योति को समझाया, बेटा तेरी भाभी की बात कड़वी जरूर है, मगर वह कह तो सही रही है। जब तुम्हें ससुराल में इतना प्यार मिलता है तो तुम बार बार यहाँ क्यों चली आती हो? इसकी बातें सुनने, इसके ताने सुनने। वहाँ पर तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता और यहाँ पर पूरे काम को तुम अकेले संभालती हो। अगर यही काम तुम अपने ससुराल में करती तो सब तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखते। ज्योति को भी बात समझ में आ गई। उसने कहा, लेकिन माँ मैं जाऊंगी तो कैसे? इस बार तो रमेश न लेने आया, ना ही उसका कोई फोन आया। मुझे लगा हर बार की तरह वह मुझे लेने आएगा। बेटा जब गलती तुमने की है तो उसे सुधारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। रमेश बार बार तुम्हें लेने आता रहा। बेटा वह तुम्हारा अपना घर है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम खुद चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, पति पत्नी की लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर बार मायके चली आओ। अब यहाँ पर तुम्हारे माँ बाप का राज नहीं रहा। आगे कोशिश करना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मायके मत आना। ज्योति को माँ की बातें सही लगी। उसने फैसला कर लिया। वह अपने मन में पाले हुए मायके के गुमान को, पैसों के गुमान को छोड़ अपने ससुराल के लिए चली जाती है। ज्योति के जाते ही उसकी माँ ने रमेश को फोन लगाया और कहा, बेटा ज्योति घर के लिए निकल पड़ी है। अब उम्मीद है कि वह दोबारा यहाँ पर लड़कर नहीं आएगी। धन्यवाद माँ जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। रमेश ने कहा, धन्यवाद किस लिए बेटा?
ज्योति मेरी बेटी है और उसका घर बस जाए, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। लेकिन हाँ, इस नाटक के चक्कर में बेचारी मेरी बहू ज्योति की नजरों में बुरी बन गई। कोई बात नहीं माँ जी, 1-2 दिन में मैं खुद ही ज्योति को सारी बातें बता दूंगा कि भाभी मेरे कहने पर ही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। इसके बाद मैं ज्योति को लेकर खुद आप लोगों से मिलने आऊंगा। फिलहाल तो अभी मैं फोन रखता हूँ, मुझे ज्योति के आने की तैयारी भी करनी है। कहते हुए रमेश ने जैसे ही फोन रखा, ज्योति आ जाती है और आते ही अपनी सास के पांव छूते हुए एक आदर्श बहू की तरह घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। ज्योति का बदला हुआ रूप देखकर माँ बेटे दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।